बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व बारिक वसल्लम। First of all, thank you to the management of Pak China Joint Chamber of Commerce for giving this opportunity and organizing this auspicious event. और अस्सलाम वालेकुम to everyone. आप लोगों को सारों को मालूम होगा एससीसीपी के बारे में, तो आप लोग सब जानते हैं कि एससीसीपी इज़ अ कॉर्पोरेट रेगुलेटर और उसका जो मेन पर्पस है वो डेवलपमेंट ऑफ एफिशिएंट एंड effective corporate sector and overseeing the operations of NBFCs, insurance sector, capital markets in the country. लेकिन जो foremost जो हमारा जो function है, that is the incorporation of the companies and overseeing the post incorporation requirements of the companies. तो इसी सिलसिले में over the periods SCCP has been trying to digitize the different processes, or before 2000 all filings were made in manual shape. In 2000 SCCP ने एक नया सिस्टम CRCS के नाम से डेवलप किया और जितनी भी रिटर्न्स आपकी मैनुअल आ रही थी which were जितनी भी रिटर्न्स आपकी बिफोर 2000 आ रही थी वो मैनुअल मोड में आप सबमिट करवाते थे और एससीसीपी ने एक कॉर्पोरेट सीआरसीएस के नाम से एक सिस्टम डेवलप किया कि जितनी इन्फॉर्मेशन थी उसमें एक डाटा बैंक में वो स्टोर हो रही थी और ये सिस्टम 2000 से लेकर 2007 तक इम्प्लीमेंट रहा और तमाम इन्फॉर्मेशन को स्टोर किया और उससे जितनी भी आप इन्फॉर्मेशन हम गैदर कर सकते थे। लेकिन इन 2008 SCCP has made a significant change और एक ई सर्विस के प्रोजेक्ट के नाम से एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया और जिसमें फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ SCCP ऑनलाइन फाइलिंग का कॉन्सेप्ट दिया गया। इन 2008 initially 35 processes were digitized and with the passage of time such number of processes were increased to 120 by the end of 2023. Next, 2000 to 2007 CSS were in place and after 2008 to 2023 e-services was in operation. अब कमीशन ने एक नया प्रोजेक्ट जिसका नाम है ईजी फाइल के नाम से एक नया पोर्टल इंट्रोड्यूस करवाया है और इस नए पोर्टल को इंट्रोड्यूस करने की वजूहात क्या थी, व्हाट वर द मेन रीजन फॉर डेवलपिंग दिस। नंबर 1, आउटडेटेड आर्किटेक्चर। एग्जिस्टिंग आपका जो ई सर्विस प्रोजेक्ट था इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल आउटडेटेड ऑब्सोलीट हो गया था और ये ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ इट्स लाइफ। इसके अंदर बिल्ट इन चेक्स नहीं थे, अगर आप सारे डिस्प्ले कर दें। बिल्ट इन वैलिडेशन और बिल्ट इन चेक्स नहीं अवेलेबल थे। जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे उसमें कोई वैलिडेशंस नहीं थी। जो भी डॉक्यूमेंट आप सबमिट करते थे वो आप इंफॉर्मेशन फीड करने के बाद रजिस्ट्रार के पास सबमिट करते थे, उसमें कोई वैलिडेशन नहीं होती थी और टू एंड फ्रो वो डॉक्यूमेंट आपका ट्रेवल करता था। आप रजिस्ट्रार के पास भेजते थे, उसको वो ऑब्जेक्शन लगाता था, आपके पास आता था, आपको पता ही नहीं होता था, आप फिर दोबारा इसको सबमिट करते थे, तो टू एंड फ्रो वो चलता रहता था। अब हमने इसमें जो नया सिस्टम है बिल्ट इन चेक्स बना दिए गए हैं। जब तक आप वो रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं करेंगे वो डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करेगा, इसलिए टाइम सेविंग इसकी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। नॉन कंपैटिबिलिटी ऑफ डिफरेंट सिस्टम थी, डाटा इंटीग्रेशन और एक्यूरेसी के इश्यूज थे, इफेक्टिव मॉनिटरिंग नहीं थी, डॉक्यूमेंट्स का आपको नहीं पता चला डॉक्यूमेंट सबमिट हो गया नहीं हुआ, पेमेंट आपकी वेरीफाई होगी या नहीं होगी, ये सारे इश्यूज थे। ऑटो फील्ड फीचर्स नहीं थे इसके अंदर, आपको हर इंफॉर्मेशन हर फील्ड में आपको सबमिट करना पड़ती थी, हर दफ़ा टाइप करनी पड़ती थी। जबकि नए पोर्टल में आपके सिस्टम में जो ऑलरेडी जो इंफॉर्मेशन स्टोर होगी वो ऑटो पॉपुलेट हो जाएगी। उसके बाद आपके पास ऑटो अलर्ट्स नहीं थे। तमाम कंपनीज को ये मालूम नहीं था कि उसने क्या क्या रिटर्न फाइल करनी है। नए सिस्टम में आपको ऑटो अलर्ट्स आएंगे, आपकी फाइलिंग के हवाले से वो आपको गाइड करता जाएगा कि कौन कौन सी फाइलिंग आपकी ड्यू होगी एज पर योर रिकॉर्ड सेव्ड इन द डेटाबेस। मैनुअल अप्रूवल और
डिस्पोजल मैकेनिज्म को ख़त्म किया गया है। डॉक्यूमेंट आप सबमिट करते थे, उसका रजिस्ट्रार प्रिंट लेता था, अप्रूवल करवाता था, फिर आपको सर्टिफिकेट इशू होता था। अब ये एंड टू एंड ऑटोमेशन हो गई है, कोई मैनुअल वर्क, पेपर वर्क इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। तमाम अप्रूवल्स और डिस्पैच है वो तमाम ऑटोमेट हो गई है। डैशबोर्ड्स अवेलेबल नहीं थे, अब आपके पास डैशबोर्ड अवेलेबल होगा। यू कैन सी कि आपके यूज़र में जितनी आपकी एप्लीकेशन है उसका स्टेटस क्या है, वो अंडर रिव्यू कितनी पड़ी हुई है, एक्सेप्ट कितनी हो गई हैं, रिजेक्ट कितनी हो गई हैं। तो आपकी जितनी एप्लीकेशन आपने इनिशिएट की होगी उसका स्टेटस आपको रियल टाइम पे पता चलता रहेगा। और सिस्टम बेस्ड गाइडेंस अवेलेबल नहीं थी, कहीं अगर आप कोई यूज़र स्टक हो गया है तो उसके पास प्रॉपर गाइडेंस नहीं थी। इस सिस्टम में आपके पास स्टेप टू स्टेप गाइडेंस अवेलेबल होगी। नेक्स्ट प्लीज। मेजर आपके पास यूज़र बेनिफिट्स हैं। आप यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मल्टीपल सबमिशन वर अलाउड। प्रीवियसली अगर कोई डॉक्यूमेंट आपका स्टक हो गया है रजिस्ट्रार के पास या इशू रेजोल्यूशन में है, यू कैन नॉट फाइल अनदर डॉक्यूमेंट। नाउ यू कैन मेक मल्टीपल सबमिशंस। यूज़र सेंट्रिक डिज़ाइन है, क्वेश्चन बेस्ड डिज़ाइन है। आपसे इंफॉर्मेशन वो पूछता जाएगा, आप अपनी इंफॉर्मेशन पॉपुलेट करते जाएंगे और वो आपका फॉर्म उसके मुताबिक डिज़ाइन कर देगा। एंड टू एंड डिजिटाइजेशन है, आप घर बैठे इंफॉर्मेशन भेजेंगे और घर बैठे आपको कॉपीज़ भी, एक्नॉलेजमेंट्स भी, सर्टिफिकेट्स भी आपके पास रिसीव हो जाएंगे। 360 डिग्री व्यू है, आप अपने तमाम जितने भी आपने प्रोसेस इनिशिएट किए हुए हैं उसका 360 व्यू देख सकेंगे, वो किस किस प्रोसेस किस किस स्टेज पे अवेलेबल है। टर्न अराउंड टाइम कंप्लीट हो गया, मिनिमाइज हो गया। वर्क फ्लो में आपका ऑटोमेटेड अप्रूवल्स हैं, आपको डिसीजन मेकिंग में बड़ी आसानी है, इन्फॉर्म डिसीजन है। पहले आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद आपको मालूम नहीं होता डॉक्यूमेंट किस स्टेज पे है। अब हर स्टेज पे अगर आपने डॉक्यूमेंट आपने इनिशिएट किया, सबमिट किया है, तो सबमिशन की आपको वेरिफिकेशन मेल और एसएमएस आएगा। पेमेंट किया तो पेमेंट की वेरिफिकेशन का आएगा। अगर डॉक्यूमेंट असाइन हो गया उसके ऊपर जो भी एक्शन होगा वो आपको कम्युनिकेट हो जाएगा आपके एसएमएस पे भी और आपकी ईमेल पे भी। तो आपको हर स्टेप पे आपको इन्फॉर्म करेगा प्रोसेस, ये सिस्टम कि आपका जो प्रोसेस है वो किस स्टेज पे है और किस जगह पे वो स्टक हुआ हुआ है। डैशबोर्ड्स, बिजनेस इंटेलिजेंस, इन्हांस डेटा विजुअलाइजेशन, प्रोसेस मॉनिटरिंग, ये सारे टूल्स इसके अंदर अवेलेबल होंगे। जो हमारा जो मेन जो हमारा ऑटोमेशन पॉलिसी है इसका नाम है लीप जर्नी, लीडिंग एफिशिएंसी थ्रू ऑटोमेशन प्रोग्रेस। ये लीप इज नॉट ओनली कंसर्न्ड विद इजी फाइल, लीप के अंदर तमाम कमीशन के डिपार्टमेंट्स हैं, उन सब के प्रोसेसेस को ऑटोमेट किया गया है। और इस लीप जर्नी को it has been divided into 4 phases. Phase 1A, which relates to LLP registry, has already been launched in June 2023. All the processes relating to LLP are covered in Phase 1A. Phase 1B relates to companies and around 70% of the processes are covered in Phase 2A. 1B. The third phase is Phase 2A. Remaining processes of the companies are covered in Phase 2A, and other processes like adjudication, supervision, litigation, and other enforcement processes are covered in Phase 2B. As already said, LLP रजिस्ट्री में आपके पास LLP नेम रिजर्वेशन है और उसकी पोस्ट incorporation compliance है, like induction of partners, cessation of partners, change in agreement, change in registered office address, and change in name and UB declarations are covered in Phase 1A. In Phase 1B, next please. In Phase 1B, which mainly relates to the company incorporation and other event-based and periodic filings like change of name, change in register of office address, annual returns, allotment of shares, transfer of shares, etc. All these processes are covered in Phase 1B. In Phase 2A, the remaining processes relating to the company like mortgage charges, foreign companies module,
company easy exit, winding up, regulatory approvals, all these are covered in phase 2, which will be launched in within 3 months inshallah. अभी फेज 2 में लॉन्च जी लॉन्च नहीं हुआ अभी वो पुराने सिस्टम पे चलेगा जी पुराने सिस्टम पे चलेगा. Easy File is the name of the new portal introduced by the SECP. ठीक है. Easy File, the new portal has various features like Help Me Decide tool. Help Me Decide tool is a very good, next please. Help Me Decide tool is a very good feature. इस फीचर के थ्रू अगर कोई बंदा अगर पोर्टल पे आएगा और वो कोई कंपनी बनाना चाहता है तो ये टूल उसको डिसाइड करने में हेल्प करेगा कि वो किस किस्म की कंपनी बनाना चाह रहा है. इसमें फ्यू क्वेश्चन उससे पूछेगा कि आप जो कंपनी बनाना चाह रहे हैं कि उसके आपने आंसर्स देने हैं और उन आंसर की बेस पे वो आपको गाइड करेगा कि आपके लिए कौन सी किस टाइप ऑफ कंपनी जो है इट इज सूटेबल फॉर यू. ईजी फाइल में गाइडिंग मटेरियल्स हैं, बिल्ड इन चेक्स हैं, पॉपअप मैसेजेस हैं, हर फील्ड के ऊपर हर जगह पे आपको ये गाइड करेगा. कम्युनिकेशन फीचर एज ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड कि आपको हर प्रोसेस पे नोटिफिकेशन आएंगे, आप अपने प्रोसेस को ट्रैक कर सकते हैं. टाइप ऑफ कंपनीज जो हैं वो आपकी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप हैं, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनीज, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एंड कंपनीज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 42 and 45 आर कवर्ड इन दिस फेज, including listed company as well. These are main features. आपके प्रोसेसेस बड़े सिंप्लीफाइड एंड स्ट्रीमलाइंड हो गए हैं, फास्टर प्रोसेसिंग होगी, इन्हांस एक्सेसिबिलिटी है, रियल टाइम नोटिफिकेशन एंड अपडेट्स आपको मिलता जाएगा, आपके ट्रैक करने में इजी होगा. यूजर फ्रेंडली इंटरफेस, यूजर सेंट्रिक है, आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, आपकी मेन इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड करते जाएंगे, जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते जाएंगे उसके मुताबिक आपका फॉर्म भी जनरेट होता जाएगा. इसके अलावा डिजिटल डॉक्यूमेंट सबमिशन है और इसकी सिक्योरिटी फीचर्स इसको बड़े स्ट्रॉन्ग रखे गए हैं ताकि आपका जो डाटा है वो बिल्कुल सेफ हैंड्स में रहे. These are basic benefits to the stakeholders. Number 1 is end-to-end digitization, no need to visit CROs. आपको मतलब घर बैठे आप अपनी फाइलिंग कर सकते हैं और घर बैठे ही आपको उसकी एक्नॉलेजमेंट सर्टिफिकेट्स डिजिटल कॉपीज सब आपको अवेलेबल हो जाएगी. एवरी स्टेप पे आपको नोटिफिकेशंस मिलेंगे, ऑटो अलर्ट्स, ऑटो रिमाइंडर्स की फैसिलिटी है, गाइडेंस मटेरियल अवेलेबल होएगा, डैशबोर्ड और रिपोर्ट जनरेशन. डैशबोर्ड का जैसे पहले बताया था आपको तमाम जितने प्रोसेसेस इनिशिएट किए हुए हैं उन सब का आपको स्टेटस वहीं पे आपको मिलता जाएगा. 360 डिग्री व्यू होगा, जो इन्फॉर्मेशन आपने सबमिट की होगी. एक बहुत बड़ा इशू होता था लोगों को कि उनको मालूम नहीं होता था कि उनकी फाइलिंग कहाँ तक हो चुकी है, तो वो आप अपने डैशबोर्ड पे जाके आपको सब मालूम हो सकता है कि कौन कौन सी फाइलिंग आप कर चुके हैं अप टू डेट. ऑटोमेटेड वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन प्रोसेसेस हैं कि हर स्टेप पे आपको मालूम होगा कि ये डॉक्यूमेंट जो इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो ट्रू है या करेक्ट फॉल्स है. जहाँ भी होगा वो रेड लाइन आपको कर देगा कि ये इन्फॉर्मेशन आपकी क्लियर नहीं है, इसको आप सही करें. इसके बाद ऑनलाइन मैकेनिज्म एक बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है कि प्रीवियसली जब भी आपकी डायरेक्टर्स की या चीफ एग्जीक्यूटिव की इंडक्शन होती थी तो उसके लिए आपको फॉर्म 28 सबमिट करना पड़ता था, कंसेंट टू एक्ट एज डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव. ये प्रोसेस हमने सारा ऑटोमेट कर दिया है. अब जब भी कोई डायरेक्टर इंडक्ट होगा उस डायरेक्टर को सबसे पहले लीप में रजिस्टर होना होगा और उसको एक ईमेल चली जाएगी. अगर तो वो ऑलरेडी रजिस्टर होगा वो अपने क्रेडेंशियल यूज करके अपनी ऑनलाइन कंसेंट प्रोवाइड करेगा, और अगर वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड नहीं है वो पहले साइन अप करके अपने आप को रजिस्टर करेगा, अपने अकाउंट में जाके फिर उसकी ऑनलाइन कंसेंट देगा. इसमें जो इशू आता था कि बाद कंप्लेंट्स आती थी कि हमें मालूम ही नहीं कि हम डायरेक्टर हैं किसी कंपनी में, तो ये कॉन्सेप्ट भी सारा खत क्लियर हो जाएगा. इसके अलावा एक प्रोसेस कैटेगराइजेशन ऑन डैशबोर्ड्स. प्रोसेस कैटेगराइजेशन ऑन डैशबोर्ड, प्रीवियसली जो आपका हमारा जो पोर्टल था उसमें तमाम प्रोसेसेस अवेलेबल थे विदाउट एनी डिस्टिंक्शन के कौन सी कंपनी है कौन सी कंपनी नहीं है. अगर प्राइवेट कंपनी है उस पर भी तमाम प्रोसेस अवेलेबल होते थे जो लिस्टेड कंपनी पे अवेलेबल है. इस तरह एसएमसी भी वो सारे प्रोसेस अवेलेबल होते थे जो बाकी बड़ी कंपनीज पे भी एप्लीकेबल हुई है. अब ये कंपनी वाइज डिस्टिंक्शन हो गई है, जिस कंपनी पे जो इंफॉर्मेशन या प्रोसेसेस एप्लीकेबल हैं
ओनली दोज प्रोसेसेस विल बी अवेलेबल ऑन द डैशबोर्ड। और डैशबोर्ड को भी कैटेगराइज कर दिया गया है डिफरेंट सेक्शन। अगर चेंज ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस है, चेंज ऑफ नेम है, तो ये चेंज रिक्वेस्ट में आ जाएगा। अगर आपने एनुअल फाइलिंग्स करनी है तो वो आपके पीरियोडिक फाइलिंग के सेक्शन में होगा। अगर आपने इवेंट बेस्ड डॉक्यूमेंट्स करने हैं तो वो इवेंट बेस्ड डॉक्यूमेंट्स के सेक्शन में आपके पास तमाम इंफॉर्मेशन हो जाएगी। ये सारी चीज़ें कैटेगराइज किए गई हैं। इसमें एक हम लोगों ने 3 वीडियोस बनाई हुई हैं इसी इंट्रोडक्शन के लिए। तो ये वीडियोस हमारी अवेलेबल है वेबसाइट पे भी। तो अली वाहिद भी आपको अभी एक वीडियो इंट्रोडक्शन की आपको रन करके दिखा देते हैं। क्या आप अपने कारोबार की रजिस्ट्रेशन और दीगर कारोबारी मामलात के बारे में फिक्रमंद हैं? जैसे कि कॉर्पोरेट कंप्लायंस शेड्यूलिंग, आउटडेटेड यूजर इंटरफेस और नेविगेशन, महदूद रसाई और मुताबिकत, कंप्लायंस चैलेंजेस और आउटडेटेड सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स। अब आपको फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं। पुराने सिस्टम को कहें अलविदा। अब सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कंपनीज की रजिस्ट्रेशन और उनके कारोबारी रिटर्न्स की फाइलिंग के लिए एक एंड टू एंड ऑटोमेशन पर मबनी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम लीडिंग एफिशिएंसी थ्रू ऑटोमेशन प्रोग्रेस लीप मुतारिफ करवाया है, ताकि SECP एक मिसाली रेगुलेटर के तौर पर अपना आप मनवा सके। SECP इजी फाइल पोर्टल पर खुशामदीद। इजी फाइल आपके कॉर्पोरेट मसाइल के हल के लिए आपका डिजिटल दोस्त। लीप प्रोग्राम दरअसल 4 मराहिल पर मुश्तमिल है। फेज 1A, फेज 1B, फेज 2A और फेज 2B। इस इक़दाम का पहला मरहला फेज 1A यानी LLP रजिस्ट्री 22 जून 2023 को लॉन्च किया जा चुका है, जबकि दूसरा मरहला फेज 1B जिसमें कंपनीज की रजिस्ट्रेशन और फाइलिंग शामिल है, अब लॉन्च किया जा रहा है। फेज 1B में शामिल ना होने वाले प्रोसेस अगले मराहिल में शामिल किए जाएंगे। फेज 1A और फेज 1B से मुंदरज झैल कंपनीज फायदा हासिल कर सकेंगी। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, प्राइवेट कंपनीज, पब्लिक कंपनीज, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस, कंपनीज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 42, कंपनीज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 45। SECP ने अपने मौजूदा ऑनलाइन फाइलिंग सिस्टम ई सर्विसेज के मुतबादिल के तौर पर जदीद और यूजर फ्रेंडली ऑनलाइन पोर्टल इजी फाइल का इजरा कर दिया है। आज ही जदीद तकाज़ों से हम अहम प्रोग्राम इजी फाइल को एक्सप्लोर करें और SECP के साथ बासानी कॉर्पोरेट फाइलिंग करें। इजी फाइल कंपनीज की रजिस्ट्रेशन तक आसान रसाई के लिए एक जामे ऑनलाइन पोर्टल है। इस पोर्टल का मकसद कॉर्पोरेट रजिस्ट्रेशन के अमल के साथ साथ सारिफीन को कारोबार में दरपेश मुश्किलात में आसानी फराहम करना भी है। इजी फाइल में गाइडिंग मटेरियल, बिल्ट इन चेक्स और पॉपअप मैसेजेस शामिल हैं, जो फाइलिंग के तरीकाकार के जरिए सारिफीन और कंपनीज की रहनुमाई करते हैं और रिटर्न फाइल करते वक्त कानूनी तकाज़ों को समझने में मुआवनत फराहम करते हैं। इजी फाइल पोर्टल में टेक्नोलॉजी के जरिए तेजी से आगे बढ़ने के खुसूसी फीचर्स शामिल किए गए हैं। SECP ने अपने सारिफीन की तमाम जरूरियात को पूरा करने के लिए नेविगेशन से लेकर रजिस्ट्रेशन की दरखास्तों से मुताल्लिक स्टेटस की मालूमात के लिए टूल्स मुतारिफ करवाए हैं। हेल्प मी डिसाइड टूल की ऑप्शन नए सारिफीन को ये मालूम करने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है कि वो किस किस्म की कंपनी रजिस्टर करना चाहते हैं। यूजर फ्रेंडली इंटरफेस, हमारा डिजाइन करदा इंटरफेस यूजर की जरूरत को मद्देनजर रखते हुए डिजाइन किया गया है, जिसे नेविगेट करना निहायत आसान है और आप अपनी जरूरत की मालूमात बासानी तलाश कर सकते हैं। तो कागजी कार्रवाई को अलविदा कहें और डिजिटल सारिफ दोस्त पोर्टल को इस्तेमाल करें। इजी फाइल तेजी से प्रोसेसिंग के अमल को पाया तकमील तक पहुंचाने में मुआविन होगा, जिससे मुख्तलिफ ट्रांजैक्शंस के दौरानिये में कमी होगी। आसान रसाई, इस पोर्टल को किसी भी वक्त 24/7 काबिल रसाई होने के लिए डिजाइन किया गया है, जो रिवायती दफ्तरी औकात की रुकावटों से आजाद होकर आपको आसानी के साथ अपने कॉर्पोरेट मामलात को अंजाम देने में सहूलत फराहम करता है। रियल टाइम अपडेट्स, ये पोर्टल इस बात को भी यकीनी बनाता है कि आपके पास ताज़ा तरीन और दुरुस्त मालूमात हों, जो आपको बर वक्त फैसला करने में मदद दें। हिफाजती इक़दामात में इजाफा, इस बात का यकीन रखें कि आपका डेटा महफूज हाथों में है। डिजिटल दस्तावेज जमा करवाना, इजी फाइल का डिजिटल फीचर पेपरलेस माहौल को फरोग देने में मददगार साबित होगा। हम आपको इजी फाइल पोर्टल पर मदऊ करते हैं ताकि आप जदीद सहूलियात से फायदा हासिल कर सकें।
किसी भी वजाहत या मालूमात के लिए हमारी वेबसाइट www.secp.gov.pk विजिट करें या ईमेल leave.queries@secp.gov.pk या व्हाट्सएप नंबर 03069365 पर राब्ता करें। SECP के इजी फाइल पोर्टल में रजिस्ट्रेशन का तरीकाकार। अब आप इजी फाइल पोर्टल के जरिए आसानी से नई कंपनी रजिस्टर्ड और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन फाइलिंग कर सकते हैं। इजी फाइल पोर्टल पर साइन अप करके अपना अकाउंट बनाएं। होम पेज पर लॉग इन और साइन अप का ऑप्शन मौजूद है। ई सर्विसेज के सारिफीन बराह रास्त इजी फाइल में लॉग इन कर सकते हैं, जबकि नए सारिफीन को अपना अकाउंट बनाने के लिए साइन अप पर क्लिक करना होगा। पाकिस्तानी शहरी होने की सूरत में साइन अप का तरीकाकार। अगर आप पाकिस्तानी शहरी हैं, तो पाकिस्तानी सिटीजन के बटन को क्लिक करें। सिस्टम आपसे शनाख्ती कार्ड यानी CNIC या नायकॉप के बारे में दरियाफ्त करेगा। आप किसी एक ऑप्शन पर क्लिक करें। अब आपके सामने नया तस्दीकी फॉर्म खुल जाएगा, जहां आपको अपनी ज़ाती मालूमात CNIC या नायकॉप के मुताबिक दर्ज करना होंगी। नायकॉप होल्डर्स को मुंदरजा बाला मालूमात के अलावा मुल्क का नाम जहां पर वो रिहाइश पजीर है मुहैया करना होगा। दुरुस्त तफसीलात की सूरत में सिस्टम खुद ब खुद नादरा से तस्दीक करेगा। तस्दीक के बाद अपने कौमी शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर का इंदराज करें। आपकी जानिब से फराहम करदा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर की तस्दीक के बाद आपको दिए गए मोबाइल नंबर पर 4 हिस्सों पर मुश्तमिल कोड मौसूल होगा। मोबाइल नंबर और OTP की तस्दीक के बाद दुरुस्त ईमेल का इंदराज करें। आपसे नायकॉप या CNIC और मोबाइल नंबर की दुरुस्तगी की तस्दीक की जाएगी। ईमेल के इंदराज के बाद 4 हिस्सों पर मुश्तमिल OTP आपको ईमेल पर मौसूल होगा, जिसका इंदराज आप यहाँ करेंगे। OTP दर्ज करने के बाद दी गई शराइत के मुताबिक पासवर्ड का इंतखाब करें। जैसे ही सारी शराइत पूरी होंगी, सिस्टम खुद ब खुद सब चेक मार्क लगा देगा। पासवर्ड बनने के बाद आपको ईमेल के जरिए एक पिन मौसूल होगा, जिसे अप्लाई किए बगैर कोई भी प्रोसेस सबमिट नहीं होगा। गैर मुल्की शहरी होने की सूरत में साइन अप का तरीकाकार। गैर मुल्की शहरी साइन अप फॉर फॉरेन नेशनल का इंतखाब करें और प्रोसीड के बटन पर क्लिक करें। अब आपके सामने साइन अप फॉर फॉरेन नेशनल फॉर्म खुल जाएगा, जहां आपको जाती तफसीलात दर्ज करना होंगी। जाती तफसीलात दर्ज करने के बाद आपको फराहम करदा ईमेल पर OTP मौसूल होगा, जिसका इंदराज करने के बाद आप वेरीफाई के बटन पर क्लिक करें। OTP दर्ज करने के बाद दी गई शराइत के मुताबिक पासवर्ड का इंतखाब करें। जैसे ही सारी शराइत पूरी होंगी, सिस्टम खुद ब खुद सब चेक मार्क लगा देगा। पासवर्ड बनने के बाद आपको ईमेल के जरिए एक पिन मौसूल होगा, जिसे अप्लाई किए बगैर कोई भी प्रोसेस सबमिट नहीं होगा। आपका लॉगिन अकाउंट बन चुका है। इस यूजर नेम और पासवर्ड के जरिए लॉगिन के बाद आपके सामने इजी फाइल का होम पेज खुल जाएगा। यहाँ स्क्रीन के दाईं जानिब दिए गए प्रोफाइल के बटन पर क्लिक करके आप अपना प्रोफाइल देख सकते हैं और दी गई मालूमात में तब्दीली भी कर सकते हैं। किसी भी सवाल या वजाहत के लिए SECP की वेबसाइट www.secp.gov.pk पर मौजूद यूजर गाइड, व्हाट्सएप 03069365 या ईमेल leave.queries@secp.gov.pk पर मुआवनत ली जा सकती है। आप लोगों ने वीडियोस देखी होगी, मेरे ख्याल में काफ़ी रिकैप हो गया सारी चीज़ों का। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं कि आप इजी फाइल को एक्सेस कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको विजिट करना पड़ेगा www.secp.gov.pk। हमारी वेबसाइट पे जाएंगे, इसके पीछे वाली, हाँ, इस पर आपको जो रेड सर्कल बना हुआ है, इजी फाइल का टैब बना हुआ है, इसको प्रेस करेंगे। इसको प्रेस करने के बाद आप अपने लैंडिंग पेज पे आ जाएंगे। ये लैंडिंग पेज पे आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। हेल्प मी डिसाइड टूल की ऑप्शन भी है, और उसके बाद मैनुअल चलान जनरेटर, जितने भी आपने ऑफलाइन जो करनी है फाइलिंग, उसका चलान यहाँ से जनरेट होगा। और ये चलान जो है ये लिंक्ड है विद डायरी एंड डाटा एंट्री। आप जब चलान इसको पे करेंगे, इंस्टेंटली इसकी इंफॉर्मेशन CRO में डायरी काउंटर पे पहुँच जाएगी। और जब तक आपकी अमाउंट वेरीफाई नहीं होगी, आप डायरी नहीं कर सकेंगे। जब तक डायरी नहीं होगी, उसकी डाटा एंट्री नहीं हो सकेगी। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये है कि आपने बड़े सोच के और बड़े ध्यान से आपने
इसके प्रोसेसेस को चूज़ करना है, क्योंकि इस चालान जनरेट करने में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है अपनी। तो उसके मुताबिक जिस प्रोसेस के लिए आपने चालान जनरेट किया है, उसी की वहाँ पे डायरी होगी हमारे सिस्टम में और उसी की डेटा एंट्री होगी। प्रीवियसली जैसे ही होता था कि आप मॉर्गेज चार्जेस का चालान था, आपने फाइलिंग के लिए कर दिया, या एक और चीज़ के लिए था, किसी और के लिए आपने फाइलिंग कर दी थी, तो प्रीवियस सिस्टम में तो वो चल जाता था। अब जिस प्रोसेस का आपने चालान जनरेट किया है, उसी की डायरी होगी, उसी की डेटा एंट्री होगी, तो वरना अदरवाइज आपका चालान ज़ाया हो जाएगा। अच्छा, इसमें इम्पोर्टेंट एक चीज़ है कि आपके जितने भी एग्जिस्टिंग कंपनीज़ हैं, उनके जितने एग्जिस्टिंग यूज़र्स हैं, वो उसी यूज़र्स को यूज़ करके लीप में आप एंटर हो सकते हैं, इजी फाइल को एक्सेस कर सकते हैं, और नए यूज़र्स के लिए साइन अप करना पड़ेगा। तो साइन अप का प्रोसीजर आपको मैडम आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती है। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस पहले उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया है, इसी को थोड़ा ब्रीफली आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। जी। अच्छा, आपको एक वीडियो तो काफी कॉम्प्रिहेंसिव इससे आइडिया तो हो गया, एक क्विक ओवरव्यू मैं दे देती हूँ आपको। ठीक है, साइन अप के लिए सबसे पहले जब साइन अप क्लिक करेंगे आप, तो ये वीडियो आपको अपीयर होगी। इसमें आप अगर पाकिस्तानी नेशनल है तो आप उसको, पाकिस्तानी सिटीजन है तो उस पर क्लिक करेंगे उसको, और वहाँ पे आप अपने जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, ठीक है, आप वो उसमें फिलअप करेंगे। The system display the sign up CNIC NICOP verification, from where the user is required to enter their personal details as per CNIC NICOP as shown as in the image. After entering the details, click the next button. If you have entered correct details of your CNIC and NICOP will be verified from NADRA, and system displays the field to enter mobile number. User will enter the mobile number that is registered with the verified CNIC NICOP. The applicant provide a mobile number. The mobile number will be verified through PMD. After successful verification from the PMD for Pakistani mobile number, system sends 4-digit OTP to the applicant's mobile. The OTP remains valid for 2 minutes. If the user enters incorrect OTP 3 times in a row, the system temporarily blocks the user for further sign-up attempts. Okay, for 30 minutes, the user can resume the sign-up with CNIC and NICOP after 30 minutes. After mobile number and OTP verification, user will enter valid email address. The verified statuses of both the CNIC and NICOP and a mobile number as shown on top of the image. Next. System sends the OTP on email. This OTP remains valid for 5 minutes, after which the recent code button becomes enabled. Applicant will enter the verification code received on the email address. After entering the verification code, the system displays the screen to create and confirm the password. The password selected should be as per the prescribed criteria. When these requirements are met, a green check mark will be placed against each of these. The done button at the bottom of the page remains disabled until all these requirements are met, not allowing the user to proceed further without a strong password. Once the password has been created, system will send the user creation alert and PIN to the applicant on provided email. User will now be able to log into EasyFile. User registration process, sign up foreign national. User select the foreign national and click the proceed button. The system display a sign up foreign national, from where the user needs to enter the personal details. After entering the personal details, upon clicking next button, user will receive OTP on provided email. This OTP remains valid for 5 minutes, and after which the recent code button becomes enabled. User will enter the OTP and click on the verify button. After entering the verification code, system displays the screen to create and confirm the password. The password selected should be as per prescribed criteria.
When these requirements are met, the green check mark will be placed against each of these. The done button at the bottom of the page remains disabled until all these requirements are met, not allowing the user to proceed further without a strong password. Once the password has been created, system will generate an email to applicant regarding PIN generation. User will now be able to log into EasyFile. थैंक यू जी। आसिफ साहब, आपको अब इसमें डिटेल्स आगे प्रेजेंटेशन की उसकी वो आपको एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू मैडम। यूजर रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आपने देख लिया होगा, होपफुली इट इज़ वेरी क्वाइट सिंपल। और जैसे आप जीमेल में, याहू में आप अपना अकाउंट बनाते हैं, यहाँ पे भी आपको आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए, आपके पास ईमेल एड्रेस होना चाहिए, और आपका जो मोबाइल नंबर है वो आपने यूज़ करना है जो आपके CNIC पे रजिस्टर्ड है, क्योंकि डबल वेरिफिकेशन है। फर्स्ट आपकी CNIC वेरिफिकेशन होगी, और आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ CNIC आपके मोबाइल नंबर की डिटेल ली गई है, जो कि PMD वेरिफिकेशन होगी कि ये क्या आया, ये मोबाइल नंबर इसी CNIC पे रजिस्टर्ड है। अगर इसमें डिफरेंस हुआ तो आपकी वेरिफिकेशन नहीं होगी और ना ही आपकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा। इसमें आपको OTP आपके पहले SMS में आपको अलर्ट आएगा, OTP जो आपने 2 मिनट्स के अंदर उसको इंसर्ट करना है, और उसके बाद आपकी ईमेल पे भी एक OTP आएगा, उसको भी सेंड करना है। और जब ये सारी वेरिफिकेशन हो जाएगी और उसके बाद आपने अपना पासवर्ड क्रिएट करना है, और आफ्टर क्रिएटिंग अ पासवर्ड आपको एक ईमेल आएगी जिसमें आपके पास पिन आएगा। तो वो पिन जो होगा उसके बगैर आप कोई सबमिशन फर्दर नहीं कर सकेंगे। नेक्स्ट आप देखना है कि आपने यूज़र रजिस्ट्रेशन के बाद ये हेल्प मी डिसाइड टूल तो मेरे ख्याल में डिस्कस हो गया है। नेम रिजर्वेशन का प्रोसेस है। नेम रिजर्वेशन एंड इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस। नेक्स्ट प्लीज। सबसे पहले आपने अपने हमारी जो leave.scp.gov.pk की वेबसाइट पे आके आपने इजी फाइल के बटन को प्रेस करेंगे। यहाँ पे आपने लॉगिन का बटन है, लॉगिन के बटन में डाल के आपने जो अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड क्रिएट किया था और जो उसके थ्रू आप अपने क्रेडेंशियल्स प्रोवाइड करेंगे, आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपके पास ये डैशबोर्ड खुल जाएगा। इस डैशबोर्ड में देखें आपके पास 3 चीज़ें आ रही है, रिजर्व LLP कंपनी नेम, स्टार्ट LLP कंपनी नेम एंड फाइलिंग एंड कंप्लाइंस। अगर तो आपने कंपनी का नाम रिजर्व करना है तो आप ये पहले टैब को सिलेक्ट करेंगे, और अगर आपके पास ऑलरेडी रिजर्व नेम है तो आप डायरेक्ट कंपनी इनकॉर्पोरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, सेकंड टैब स्टार्ट LLP कंपनी। और अगर आपकी एग्जिस्टिंग कंपनी है तो फाइलिंग एंड कंप्लाइंस में जाकर आप अपनी फाइलिंग भी फर्दर कर सकते हैं। अगर ऊपर आप देखें हमारे पास ओवरव्यू दिया हुआ है, एक नेम रिजर्वेशन दी हुई हैं, उसके बाद कंपनी LLP है, जिस यूज़र के थ्रू आप एंटर हुए हैं उस यूज़र के साथ जितनी कंपनीज टैग होंगी यहाँ पे आप उसको चेक कर सकते हैं, उसको आप एक्सेस कर सकते हैं। और जितने प्रोसेस आपने इनिशिएट किए हुए हैं, जैसे इस यूज़र ने 169 प्रोसेस इनिशिएट किए हुए हैं, या जो अंदर प्रोसेस है या क्लोज हो चुके हैं, वो सारे प्रोसेस आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। नीचे आप देखें एप्लीकेशन स्टेटस है, बैक की तरह यहाँ पे आपने जितनी एप्लीकेशन स्टार्ट की हुई 126 देखें ड्राफ्ट में पड़ी हुई हैं, 21 जो आपने सबमिट की है और रजिस्ट्रार के एंड पे अंडर रिव्यू है, एक पे आपको ऑब्जेक्शन लग चुका है, और 33 आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो गई है। ये 360 व्यू आपको आपकी तमाम एप्लीकेशन जो आपने इनिशिएट की हुई ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, आपको उसका स्टेटस यहाँ पे मिल जाएगा। नेक्स्ट प्लीज। अब आप रिजर्व कंपनी नेम को सिलेक्ट करेंगे, आपके पास 3 ऑप्शन अवेलेबल होंगी। नंबर 1 कि आप स्टैंड अलोन नेम रिजर्व करना चाहते हैं, नंबर 2 आप क्या कंबाइंड रिजर्वेशन एंड इनकॉर्पोरेशन के लिए जाना चाहते हैं, या आप नेम रिजर्व करना चाह रहे हैं फॉर द पर्पज ऑफ चेंज ऑफ नेम ऑफ एग्जिस्टिंग कंपनी। अब हम फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं। सिस्टम आपसे पूछेगा आप कौन सी कंपनी बनाना चाहते हैं, LLP बनाना चाह रहे हैं, सिंगल मेंबर बनाना चाह रहे हैं, प्राइवेट बनाना चाह रहे हैं, पब्लिक, सेक्शन 42, 45 या ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो आप अपनी मतलूबा कंपनी को सिलेक्ट करेंगे। सिस्टम आपसे पूछेगा क्या ये जो कंपनी आप बना रहे हैं इट इज़ लिमिटेड बाय शेयर्स और अनलिमिटेड, तो हम यहाँ पे लिमिटेड बाय शेयर्स को सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे आपके पास स्टेप जो इंटरफेस आएगा, यहाँ पे आपने अपनी प्रपोज कंपनी का नाम प्रपोज करना है। जहाँ पे एरो लगा हुआ है यहाँ पे आप अपना नाम सेलेक्ट करेंगे, जैसे यहाँ पे ए एसोसिएट का नाम सेलेक्ट किया
तो नीचे इससे रिलेटेड सिमिलर नेम आपके पास आना शुरू हो गए। यहीं पे आपको वो बता देगा ये जो नाम आपने सेलेक्ट किया है इसकी रिजेम्बलेंस कितनी कंपनियों के साथ है। तो यहाँ से आपको डिटरमिन हो जाएगा काफ़ी हद तक कि आपका जो नाम है आइदर इट इज़ अवेलेबल और नॉट। इसको आप जब आपका नाम आपने सेलेक्ट कर लिया तो प्रपोज के बटन को क्लिक करके आप इसको लॉक कर लेंगे। इसके बाद आपने अगर इस स्टेज पे आपके पास ऑप्शन है कि आप 3 नाम सेलेक्ट कर सकते हैं। 1 नेम इज मैंडेटरी और अदर 2 आर ऑप्शनल्स। तो अदर नाम प्रपोज करने के लिए अगर सेकंड साइज पे 2 नंबर लिखा हुआ है ऐड प्रपोज नेम, इसको आप क्लिक करेंगे तो आप अदर नेम भी प्रपोज कर सकते हैं। नेम प्रपोज करने के बाद आपके पास नेक्स्ट स्टेप है कि आपने बताना है कि आपकी कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है, सेक्टर क्या है और इसकी प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्या है। और इसके अलावा अप टू 3 आप एडिशनल क्लॉजेस भी इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं अपने मेमोरेंडम के लिए। उसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे तो आपने ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है रिगार्डिंग कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में। इसका ऑथराइज कैपिटल कितना होगा, इसका पेड अप कैपिटल कितना होगा, इसके डायरेक्टर्स कौन होंगे, इसके शेयर होल्डर्स कौन होंगे और कितने कितने शेयर्स अलॉट हो रहे हैं, ये पूरे। उसके बाद आपने मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को अटैच करना है। ये दोनों मेमोरेंडम और आर्टिकल आपके सिस्टम में ऑटो सेलेक्ट हो जाएंगे और ऑटो जनरेट होकर अटैच भी हो सकते हैं। फिर अगर आपने इन डॉक्यूमेंट्स की जो आपने इनकॉर्पोरेशन सबमिट कर रहे हैं इसकी अगर सीटीसी लेनी है तो आपको चेक बॉक्स को क्लिक करना पड़ेगा। थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन एफबीआर, ईओबीआई, पैसी वगैरह की इन्फॉर्मेशन अगर एप्लीकेबल है तो आपको वो प्रोवाइड करनी है। उसके बाद आपने डिक्लेरेशन देनी है और अपना पिन जो आपने यूजर रजिस्ट्रेशन के वक्त आखिरी ईमेल में आपके पास आया है वो पिन आपने अप्लाई करनी है और आपने सबमिट का बटन दबा देना है। ये ऊपर अगर आप एरो देखें सबमिट का ये पिन आपने अप्लाई किया है, आपने डिक्लेरेशन को क्लिक करना है, पिन अप्लाई नेक्स्ट है मेरे ख्याल में, ये नेक्स्ट। यहाँ पे आपने डिक्लेरेशन को क्लिक करना है पहले बॉक्स में, नीचे पिन अप्लाई करके अपने अप्लाई पिन के बटन को दबाना है और उसके बाद ऊपर सबमिट के बटन को आपने क्लिक कर देना है। तो इस तरह ये प्रोसेस आपका पेमेंट के लिए चला जाएगा। यहाँ पे आपने पेमेंट चलान जनरेट करना है। यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन है, आइदर आप डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं या वन लिंक के थ्रू कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास सारी फीस स्ट्रक्चर आपके पास आ जाएगा कि आपके चलान में क्या क्या फीस शामिल है। प्रोसीड टू पे को डबल बटन को आप क्लिक करेंगे और अपनी पेमेंट को आप थ्रू इजी पैसा, जैस कैश, ऑनलाइन ट्रांसफर आप उसको कर सकते हैं। तो इस तरह ही आपका प्रोसेस सारा सबमिट हो जाएगा। नेक्स्ट, ये तो पिछला प्रोसेस आपका तो इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड था। अगर एग्जिस्टिंग कंपनीज हैं और उन्हें पोस्ट इनकॉर्पोरेशन को प्रोसेस इनिशिएट करना है तो आप उसी तरह लैंडिंग पेज पे जाके लॉगिन करेंगे अपने एग्जिस्टिंग पासवर्ड और यूजर आईडी के साथ, वो आपने करके लॉगिन करेंगे। आपके पास वही डैशबोर्ड आएगा। ये यहाँ पे आपने अपनी कंपनीज को सिलेक्ट करना है, माई कंपनीज को सिलेक्ट करना है। जैसे ये इधर 2 कंपनीज इसके इस यूजर के साथ टैग थी, टेस्ट ओल्ड न्यू नाउ और इंश्योरेंस गाइड, और ये 2 कंपनीज इस यूजर के साथ टैग है। अब इसमें से किसी भी कंपनी को आप इनिशिएट कर सकते हैं जो आपके साथ टैग है। सपोज हमने टेस्ट ओल्ड नाउ को क्लिक करेंगे व्यू डिटेल के बटन को, तो ये आपका एक डैशबोर्ड खुल गया है। अब इस डैशबोर्ड में देखें आपके पास मुख्तलिफ सेक्शन बने हुए हैं। चेंज प्रोफाइल है, मॉर्गेज चार्जेस का अलग सेक्शन है, इवेंट बेस्ड फाइलिंग का अलग सेक्शन है, पीरियोडिक फाइलिंग का एक अलग सेक्शन है, यूजर मैनेजमेंट का अलग सेक्शन है, कन्वर्जन का अलग सेक्शन है। इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट एक है एनुअल फाइलिंग का। एनुअल फाइलिंग जो है इसमें आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। आप इस एनुअल फाइलिंग में जाकर एनुअल रिटर्न भी, एनुअल अकाउंट्स भी, यूबीओ डिक्लेरेशन भी और ग्लोबल रजिस्टर फॉर बेनिफिशियल ओनरशिप का, ये चारों आप साइमल्टेनियसली सबमिट कर सकते हैं प्रोसेस। जब आप इस प्रोसेस को साइमल्टेनियसली सबमिट करेंगे कंबाइंड स्टेज में तो ये वहाँ पे जाके 4 अलग प्रोसेसेस में कन्वर्ट हो जाएगा। उसकी आपने सेपरेट फीस पे करनी है तो वो चारों प्रोसेस जो है वो रजिस्ट्रार के पास सबमिट हो जाएंगे। तो एक ही प्रोसेस के थ्रू 4 सेपरेट प्रोसेस साइमल्टेनियसली चले जाएंगे। तो ये हमारा जो लीप के पोर्टल का जो ब्रीफली हमने आपको एक इंट्रो दिया है कि इसको आपने कैसे यूज करना है। इसमें यूजर रजिस्ट्रेशन है, नेम रिजर्वेशन इन इनकॉर्पोरेशन है और फर्दर जो फाइलिंग आपने करनी है पोस्ट इनकॉर्पोरेशन उसका हमने आपको ब्रीफली बता दिया है। इसके बाद जो नई इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो नई चीज़ एक और एससीसीपी ने इंट्रोड्यूस की है कि जो पूरा जो इजी फाइल है
ये बेस कर रहा है कंपनीज रेगुलेशंस पे। कंपनी रेगुलेशंस अभी 12 फरवरी 2024 को ये इम्प्लीमेंट हुए हैं। प्रेजेंटली इससे पहले बिफोर प्रोमलगेशन ऑफ दिस रेगुलेशन आपके पास 10 डिफरेंट रेगुलेशंस मौजूद थे। कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रेगुलेशन थे, कंपनी जनरल एंड प्रोविजन फॉर्म रेगुलेशन थे, सीआरओ रेगुलेशन थे, बायबैक के रेगुलेशन थे, फर्दर इशू ऑफ कैपिटल के रेगुलेशन थे, इजी एग्जिट के थे, इंटरमीडिएट के ग्रुप रजिस्ट्रेशन थे। और ये बड़े स्कैटर्ड पड़े हुए थे आपकी वेबसाइट पे, और ढूंढना पड़ता था कि कौन कौन से रेगुलेशन आपके पास एप्लीकेबल है या नहीं है। कमीशन ने एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की और तमाम रेगुलेशंस को रिव्यू किया गया, और उन रेगुलेशंस को अपडेट कर कर हमने इसको एक कंपेनियम की शक्ल में, एक बुक की शक्ल में इकट्ठा इसको कंपाइल भी कर लिया और रिव्यू भी कर दिया और अपडेट भी कर दिया इसको। इसमें इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है कि जितनी भी डेफिनेशन तमाम 10 रेगुलेशंस में पड़ी थी उनको हमने कंबाइन किया और उसका एक अलग चैप्टर बना दिया है, उसको रिव्यू किया, और जहाँ जहाँ उसको मोर मीनिंगफुल बना सकते थे हमने उसको बेहतर किया है डेफिनेशंस को। जितने आपके 10 रेगुलेशन थे उसमें टोटल जो आपके फॉर्म्स वगैरह बनते थे वो 75 बनते थे। उन तमाम 75 फॉर्म्स को हमने रिव्यू किया है, और अब ये टोटल 28 फॉर्म्स रह गए हमारे। जितने रिडंडेंट फॉर्म्स थे जो कभी यूज भी नहीं होते थे, उनकी जरूरत भी नहीं थी, उनको हमने खत्म किया। उसके बाद कुछ फॉर्म ऐसे थे जो सिर्फ एप्लीकेशन थी, उनको हम एप्लीकेशन में ले गए। कुछ फॉर्म थे जो रजिस्टर के फॉर्म में थे, उनको हम रजिस्टर के फॉर्म में ले गए। और कुछ फॉर्म्स ऐसे थे जिसमें सिमिलर नेचर के थे और थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन उसमें मौजूद थी, और अलग अलग फॉर्म बने थे, जैसे मोर्टगेज चार्जेस की रजिस्ट्रेशन का या मॉडिफिकेशन और वेरिफिकेशन का के डॉक्यूमेंट थे। रजिस्ट्रेशन का जो डॉक्यूमेंट था वो पूरा बड़ा कंप्रिहेंसिव एक डॉक्यूमेंट बना था। उसके लिए फॉर्म 16 आता था, एक अलग फॉर्म बनता था, सिर्फ 2 फील्ड्स आपने और ऐड करनी होती थी, तो उसके लिए एक अलग फॉर्म बन गया था। और फॉर्म 17 उसकी वेकेशन के लिए सिर्फ एक फील्ड और डालनी होती थी, तो उसके लिए अलग फॉर्म बना हुआ था। तो एक हमने कंप्रिहेंसिव इन 4 फॉर्मों को मिलाकर एक अलग फॉर्म बना दिया, और मिनिमम इंफॉर्मेशन के साथ वो मिनिमम फील्ड के साथ एक कंप्रिहेंसिव फॉर्म बन गया। इस तरह आपने फॉर्म 13, 14 को भी हमने ऐसे कंबाइन कर दिया, फॉर्म 3 और फॉर्म 3A को कंबाइन कर दिया। तो मुख्तलिफ फॉर्म्स को जो सिमिलर नेचर के थे उसमें मिनिमम फील्ड ऐड करके हमने रिडंडेंट फॉर्म्स खत्म कर दिए सारे। इसका ये जैसे आपके पास प्रीवियसली, नेक्स्ट कीजिएगा प्लीज। प्रीवियसली आपके पास 4 किस्म की एनुअल रिटर्न थी। पहले एनुअल रिटर्न बाय द कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, फिर फॉर्म बी था एनुअल रिटर्न बाय द कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, फिर फॉर्म डी था एनुअल रिटर्न बाय एन इनएक्टिव कंपनी, और एक फॉर्म था नो चेंज वाला। तो हमने जो 3 फॉर्म्स हैं ए, बी और डी, इन तीनों को कंबाइन करके एक हमने एक कंप्रिहेंसिव एक फॉर्म ए बना दिया है, जिसमें तमाम इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, और मिनिमम इंफॉर्मेशन और मिनिमम फील्ड का इजाफा करके ये 3 फॉर्म की जगह एक ही फॉर्म बना दिया जो कि बड़ा कंप्रिहेंसिव है और तमाम चीजों को इसमें कवर कर लेगा ये। इसी तरह फॉर्म 3 पहले अलॉटमेंट का था और फॉर्म 3 ट्रांसफर ऑफ शेयर्स का था, दोनों की सिमिलर नेचर थी, तो इसको हमने कंबाइन करके फॉर्म 3 बना दिया। फॉर्म 29 पहले आता था इंडक्शन एंड सिजेशन ऑफ ऑफिसर्स और डायरेक्टर्स एंड चीफ एग्जीक्यूटिव एटसेट्रा, और इसके अलावा सिंगल मेंबर कंपनी के नॉमिनी को चेंज के लिए फॉर्म 15 का अलग फॉर्म था। तो हमने सिर्फ उस पोर्शन को 29 में ऐड किया और फॉर्म 9 हमने इसको नाम दे दिया। इसी सिमिलरली आपके पास फॉर्म 6 था पहले फॉर कंसोलिडेशन एंड सब डिवीजन ऑफ पार वैल्यू एंड कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स का, और इसके अलावा फॉर्म 7 एक अलग था जिसमें ऑथोराइज कैपिटल के इंक्रीज का था। तो दोनों की जो नेचर डिफरेंट थी, सिर्फ डिफरेंट इसके अंदर इश्यूज थे, इसमें डिफरेंट टाइप थी कि कहीं एक जगह इंक्रीज थी, एक जगह कैंसिलेशन थी, एक जगह सब डिवीजन थी। तो चारों चूंकि सिमिलर नेचर के थे, इन चारों को हमने ऐड करके फॉर्म 7 कर दिया और फॉर्म 6 को हमने एबॉलिश कर दिया। ये भी जो पहले डिस्कस हुआ था मोर्गेज चार्जेस का 10, 11, 16 और 17 चारों मर्ज होके एक ही फॉर्म 10 बन गया। प्रीवियसली आपके पास फॉर्म 31 एंड 32 थे बेनिफिशियल ओनर ग्लोबल रजिस्टर फॉर बेनिफिशियल ओनरशिप वाला। इन दोनों को भी फॉर्म 31 में इंडिविजुअल की इंफॉर्मेशन आती थी और फॉर्म 32 में कंपनी की अपनी इंफॉर्मेशन आती थी कि उनकी इन्वेस्टमेंट ऑफशोर कंपनीज में कितनी है। तो इन सब दोनों को हमने मिलाकर एक ही फॉर्म 11 कर दिया।
कुछ यूबीओ के फॉर्म्स थे 40 से लेकर 45 तक, उनके पर्टिकुलर्स में कोई चेंज नहीं है क्योंकि ये फॉर्म्स हमारे पास 28 रह गए। तो इन सारों के सिर्फ हमने नंबर चेंज करके 40 से 45 को हमने 14 से 19 कर दिया है। तो प्रीवियसली जो आप फॉर्म 45 यूबीओ डिक्लेरेशन जमा करवाते थे, अब आप लोगों को फॉर्म 19 फाइल करना है। सेम पर्टिकुलर्स हैं, कोई चेंज नहीं है फॉर्म में, सिर्फ इसका नाम चेंज किया गया है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अभी सबसे बड़ा जो इशू आ रहा है लोगों को कि 75 फॉर्म्स से अब हमने कौन कौन से फॉर्म सबमिट करने हैं। सबसे बड़ा इशू है ये कि हमने बड़ा कम्प्रीहेंसिव कंपैरिजन बनाया है। इस कंपैरिजन को हमने तकरीबन तमाम कंपनीज की रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस पे अराउंड 1,80,000 कंपनीज को हमने ये ईमेल कर दिया है। आई होप कि मोस्ट ऑफ द आपकी कंपनीज को भी ये रिसीव हुआ होगा। इसको आप थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। सबसे पहले तो हमने बताया कि जो जनरल प्रोविजन फॉर्म रेगुलेशन में पहले कॉलम में सीरियल नंबर के बाद एग्जिस्टिंग फॉर्म क्या थे और नए रेगुलेशन में इसका नंबर क्या हो गया है, और तीसरे कॉलम में हमने रिमार्क्स दे दिया है इसकी क्लैरिफिकेशन के लिए, और चौथे और पांचवें कॉलम में हमने बताया कि इसकी फाइलिंग क्यों हुई है। एक्चुअली आपका जो अभी फेज 1B आया है, इसका मतलब ये है कि कुछ प्रोसेस आपके 1B में ऑटोमेट हो गए इजी फाइल में, और कुछ प्रोसेस आपके ई सर्विसेज में आएंगे। तो यहाँ पे हमने क्लैरिफाई कर दिया कि कौन से प्रोसेस इजी फाइल में आएंगे और कौन से प्रोसेस आपके ई सर्विसेज में आएंगे, और कुछ प्रोसेस को हमने कर दिया कि वो सिर्फ मैनुअली आएंगे, ना वो इजी फाइल में आएंगे ना वो ई सर्विसेज में आएंगे। जैसे पहले आपको बताते A, B और D, आपके जो पहले 3 फॉर्म्स हैं, इन तीनों की जगह सिर्फ एक फॉर्म A आ गया है, और ये फॉर्म A आपके फेज 1B का पार्ट है, इसलिए ये इजी फाइल में फाइल होगा आपको ई सर्विस में जाने की जरूरत नहीं है। इस तरह फॉर्म C जो नो चेंज वाला था पहले, उसका नाम हमने उसका नंबर चेंज करके फॉर्म 24 कर दिया है, और ये भी इस पार्ट में इस पेज में कवर्ड है, इसलिए ये भी इजी फाइल में ही फाइल होगा। फॉर्म 1 आपका अबॉलिश हो गया है। फॉर्म 2 और फॉर्म 2A एप्लीकेशन फॉर कन्वर्जन ऑफ स्टेटस ऑफ कंपनी, ये आपका अबॉलिश हो गया है फॉर्म। अब आपको कोई स्पेसिफिक या प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन जमा कराने की जरूरत नहीं है। आप अपने पोर्टल पे जाकर अपने मुताबिक नेसेसरी इंफॉर्मेशन जो आप समझते हैं फॉर द पर्पस ऑफ कन्वर्जन ऑफ स्टेटस, आप वो अपने लेटर हेड पे ड्राफ्ट करें और अटैचमेंट के तौर पे जमा करा दें। इसके बाद फॉर्म 3 है। फॉर्म 3 आपका पहले भी है, फॉर्म 3 था, अब भी हमने इसका नाम फॉर्म 3 रख दिया है। फॉर्म 3A जो ट्रांसफर ऑफ शेयर है वो भी इसके अंदर मर्ज हो गया है, तो ये भी इजी फाइल के अंदर ही सबमिट होगा। फॉर्म 4 चेंज इन प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस, इसका डिजाइन हमने चेंज कर दिया थोड़ा सा, और इसके नाम में कोई चेंज नहीं आई, सेम नंबर रखा गया है। कोशिश हमने ये की है कि जितने भी फॉर्म्स पुराने थे मैक्सिमम के नंबर सेम रखे जाए जहां तक पॉसिबल है, लेकिन ये फॉर्म जो है ये मैनुअल सबमिट होगा आपके पास, इसकी ई सर्विसेज पे भी अवेलेबल नहीं होगा, आपके पास इजी फाइल पे भी अवेलेबल नहीं होगा। हाँ, इसके साथ स्पेशल रेजोल्यूशन आती है, वो फॉर्म 26 आपका इजी फाइल में ही सबमिट होगा। फॉर्म 5 पिटीशन का और फॉर्म 6 नोटिस ऑफ कंसोलिडेशन का, ये दोनों हमने एबॉलिश कर दिए हैं। जो पहले पिटीशन का फॉर्म था उसको हमने एबॉलिश कर दिया है। अब आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक अपने लेटर हेड पे पिटीशन ड्राफ्ट करके आप अपने प्रोसेस के साथ अटैच कर दें। कोई प्रिस्क्राइब्ड उसकी इंफॉर्मेशन या प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट नहीं डिजाइन किया हमने। फॉर्म 7 जो है इंक्रीज इन अथराइज कैपिटल का, इसके अंदर फॉर्म 6 वाले भी फीचर्स आ गए हैं, कैंसिलेशन भी है, सब डिवीजन भी है, कंसोलिडेशन ऑफ पार वैल्यू सब इसके अंदर शामिल हो गया है। ये भी इस पेज का पार्ट है और ये इजी फाइल में आएगा। एप्लीकेशन फॉर चेंज ऑफ नेम का भी प्रोसेस हमने खत्म कर दिया, प्रोसेस तो नहीं खत्म किया, इसकी हमने एप्लीकेशन खत्म कर दी है। आप अपने लेटर हेड पे अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जनरल एप्लीकेशन बनाएं, रीजंस बताएं, जस्टिफिकेशन दें चेंज ऑफ नेम की, और आप उसको फाइल कर सकते हैं। ये भी इजी फाइल में इसका प्रोसेस अवेलेबल है। फॉर्म 9 को याद रख लें, जैसे पहले फॉर्म 29 था, उसका जो रिप्लेसमेंट जो आपको सब्स्टिट्यूट है वो फॉर्म 9 है। ये भी हमारा ये फॉर्म 9 जो है ये पुराना फॉर्म था, नोटिस ऑफ कोर्ट ऑर्डर, तो इसको हमने एबॉलिश कर दिया है। इस तरह फॉर्म 10 का जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि फॉर्म 10, 11, 16, 17 को हमने इकट्ठा कर दिया है। अच्छा, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि फॉर्म 10 आपका इस पेज में कवर्ड नहीं है, क्योंकि ये इसमें कवर्ड नहीं है, तो ये जो फॉर्म 10
11, 13, 14, 16 एंड 17 ये सब एग्जिस्टिंग ई सर्विसेज में ही सबमिट होंगे। इसका तरीका ये होगा कि आप लीव के लैंडिंग पेज पे जाएंगे, वहां पर एक लिखा होगा स्विच टू ई सर्विसेज, आप उस बटन को प्रेस करेंगे तो आप ई सर्विसेज के पोर्टल पे आ जाएंगे। वहां पे आप अपनी कंपनी को कॉल करें और अपनी जो रिक्वायर्ड प्रोसेस है आप उसको इनिशिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट अली भाई, इसी पे अगला वाला, ये 21 वाला पिछला। हाँ जी, फॉर्म 21 आपका चेंज ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस है। इसमें भी हमने दो फॉर्म्स को मर्ज कर दिया है, फॉर्म 21 फॉर चेंज ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस और एक फॉर्म 33 था चेंज इन प्लेस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स टू बी केप्ट बाय द कंपनी। इन दोनों को हमने कंबाइन करके फॉर्म 21 बनाया है। ये भी इस फेज में कवर्ड है और इट हैज टू बी फाइल्ड इन इजी फाइल। फॉर्म 22 है डिक्लेरेशन फॉर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस बिफोर, ये फॉर्म 22 है। ये बेसिकली इस फेज का पार्ट नहीं है, नेक्स्ट फेज में है, तो इसकी फाइलिंग आपकी ना लीप में होगी, सॉरी इजी फाइल में नहीं होगी और ना ही ई सर्विसेज में अवेलेबल होगा, ये आपको मैनुअल सबमिट करना पड़ेगा। फॉर्म 23 जो आपने स्टेटमेंट लीव प्रॉस्पेक्टस, इसको फॉर्म 22 का हमने पार्ट बना दिया है, यानी अनलिस्टेड कंपनी के लिए था, फॉर्म 22 पहले लिस्टेड कंपनीज के लिए था। इन दोनों को कंबाइन करके हमने फॉर्म 22 कर दिया है। फॉर्म 24 को अबॉलिश कर दिया हमने। फॉर्म 25 स्टैट्यूटरी रिपोर्ट को हमने एज इट इज रखा है, लेकिन चूंकि ये इस फेज में कवर्ड नहीं है, ये आपका मैनुअली सबमिशन होगी इसकी। फॉर्म 26 स्पेशल रेजोल्यूशन आपका इस फेज में कवर्ड है, ये इजी फाइल के थ्रू ही हमारा आएगा। 27, 28 हमने एबॉलिश कर दिए हैं। पहले जो फॉर्म 28 आपका फॉर्म था कंसेंट टू एक्ट एज ऑडिटर या डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव, ये हमने अब अलहदा फॉर्म खत्म करके ये फॉर्म 9 का ही अपेंडिक्स बन गया है और इजी फाइल में कवर्ड हो जाएगा। फॉर्म 29 का नाम चेंज करके फॉर्म 9 कर दिया है और ये इजी फाइल में कवर्ड है। फॉर्म 30 आप जो आपके शेयर होल्डर्स कंपनी को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते थे अपनी ऑफशोर कंपनी की इन्वेस्टमेंट के बारे में, वो फॉर्म 30 खत्म करके उसकी हमने रेगुलेशंस के अंदर ही इसका डिजाइन दे दिया है कि ताकि जो भी इंफॉर्मेशन किसी भी पैटर्न पे आप उसको दे सकते हैं। फॉर्म 31, 32 जो ग्लोबल रजिस्टर ऑफ बेनिफिशियल ओनरशिप, ये दोनों क्लब करके आपके फॉर्म 11 में कन्वर्ट हो गए हैं। इसके बाद फॉर्म 34 पैटर्न ऑफ शेयर होल्डिंग जो डायरेक्टर्स रिपोर्ट के साथ आती थी, उसका हमने नाम फॉर्म 20 रख दिया है। फॉर्म 35 फाइलिंग ऑफ अमेलगमेशन सेक्शन 284 के तहत होली ओन्ड सब्सिडी को अगर आप एक्वायर कर रहे हैं तो फॉर्म 8 जमा होता था, सॉरी फॉर्म 35 सबमिट होता था, इसका भी नंबर चेंज करके फॉर्म 8 कर दिया है और ये भी इसकी मैनुअल सबमिशन होगी। तो ये हमारे मेजर फॉर्म्स हैं जो हमने इसका कंपैरिजन आपको दिया हुआ है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट जो यूवी डिक्लेरेशन का फॉर्म 45 है, फॉर्म 45 जो फॉर्म 45 कंपनी जमा कराती थी, इसका नंबर चेंज करके फॉर्म 19 है। आइंदा से इजी फाइल पे आपको फॉर्म 19 सबमिट करना पड़ेगा। ये नेक्स्ट करेंगे फॉरेन कंपनीज का। फॉरेन कंपनीज आपका कवर्ड नहीं है। फॉरेन कंपनीज के लिए आपको स्विच टू ई सर्विस करके आप ई सर्विसेज में जाएंगे और उसके जो एग्जिस्टिंग फॉर्म है एफएनसी फॉर्म 1, 2, 3, 4 जो है वो सारे आपके वही चलेंगे जो पहले 6 फॉर्म्स आपके चल रहे हैं। लेकिन इसमें से हमने 2 फॉर्म्स जो हैं वो ख़त्म कर दिए हैं इसके। आप जो फाइलिंग का तो एफएनसी फॉर्म 5 वो भी हमने ख़त्म कर दी है, एफएनसी फॉर्म 2 की जगह एप्लीकेशन बना दी है, तो ये चीज़ें भी हमने इसमें से रिड्यूस कर दी हैं। नेक्स्ट देखें। अच्छा, एक चीज़ आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमारे पास जो फर्दर इशू ऑफ कैपिटल रेगुलेशंस है 2020 के, वो इक्वली एप्लीकेबल थे ऑल टाइप ऑफ कंपनीज पे, लिस्टेड पे भी, अनलिस्टेड प्राइवेट कंपनीज सब पे भी एप्लीकेबल थे। इस रेगुलेशंस में हमने जो इशू ऑफ कैपिटल के रेगुलेशंस डिज़ाइन किए हैं वो इट इज़ ओनली एप्लीकेबल ऑन द अनलिस्टेड एंड प्राइवेट कंपनीज, उसका लिस्टेड कंपनी से कोई ताल्लुक नहीं है। और जो फर्दर इशू ऑफ कैपिटल रेगुलेशन 2020 चल रहे हैं उसको सिर्फ एप्लीकेबिलिटी उसकी कर दी है लिस्टेड कंपनीज के लिए। तो इन रेगुलेशन के अंदर जो रेगुलेशन होंगे इशू ऑफ कैपिटल के वो अनलिस्टेड और प्राइवेट पे एप्लीकेबल होंगे,
जो अलहदा से पहले चल रहे हैं वो लिस्टेड कंपनीज पे एप्लीकेबल होंगे। एक तो इसमें ये चेंज की है। दूसरी चेंज ये की थी कि आपके सेक्शन 83 में सर्कुलर की रिक्वायरमेंट ऐड हो गई थी। तो सर्कुलर डिज़ाइन नहीं था और लोग मुख्तलिफ फॉर्मेट पे या पुराने फॉर्मेट पे उसको भेज रहे थे। यहाँ पे हमने फॉर्म 12 एक सर्कुलर डिज़ाइन कर दी है, जो आपने जब भी अलॉटमेंट होगी राइट इशू के केस में आपको ये सर्कुलर मेंबर्स को भी भेजना है और साइमल्टेनियसली आपने रजिस्ट्रार के पास भी सबमिट करना है। इसके अलावा एक नए रेगुलेशन हमारे ऐड किए हैं, बाय बैक ऑफ शेयर्स रेगुलेशन। प्रीवियसली सिर्फ लिस्टेड कंपनीज को अलाउ था कि वो अपने शेयर्स को बाय बैक कर सकती है, लेकिन ड्यू टू अमेंडमेंट इन द कंपनीज एक्ट 2017 अब तमाम कंपनीज जो हैं वो अपने शेयर्स को बाय बैक कर सकती है बाय मीटिंग सर्टेन कंडीशंस। तो हमने अनलिस्टेड कंपनीज के बाय बैक रेगुलेशन भी इसके अंदर डिज़ाइन कर दिए हैं और उसकी फाइनल रिटर्न का भी फॉर्मेट इसके अंदर हमने दे दिया है, जिसका नाम है फॉर्म 27 फाइनल रिटर्न फॉर बाय बैक ऑफ शेयर्स ऑफ अनलिस्टेड कंपनीज। ये दो मेजर चेंजेस इसके अंदर किए हैं।